हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन, राइट। चलिए हेडिंग कीजिए रिडक्शन। तो हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों कंप्लीट किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स, अगर मैं बोलूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन होता है। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी आप बोल सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है, राइट। ये हमने पढ़ा था वहां पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमें दोनों ही रिडक्शन भी पढ़ना है और ऑक्सीडेशन भी पढ़ना है, लेकिन अभी सबसे पहले हम रिडक्शन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे, राइट, आप हाइड्रोजन के टर्म में सोच सकते हैं। आप अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। चलिए अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा RCHO, ठीक। देखते हैं कैसे होगा। फिर अगर आप RCHO में भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ पे फिर से अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH, ठीक। RCH2OH में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा RCH3 में, राइट। मीन्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो फिर आपको अल्केन बनेगा, राइट। अब देखिए अगर आप H2 ऐड कर रहे हैं तो अल्डिहाइड कैसे बन रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं। आपको H2 ऐड करना है, चलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, आप HH ऐड कर दें। H सिंगल बॉन्ड H ऐड करेंगे तो ये क्या बनता हुआ नजर आएगा, RCH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये मिलेगा। आपको पता है कार्बन पे 2 OH है, 1 कार्बन पे 2 OH है, तो आप यहाँ से H2O रिमूव करेंगे। अगर यहाँ से H2O रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, RCHO, सिंपल है। अब RCHO का फिर से रिडक्शन करना है। रिडक्शन मीन्स आप जस्ट H2 ऐड करें, H2 ऐड करेंगे। चलिए HH ऐड कर दिया, HH, एक बॉन्ड ब्रेक कर दो यार, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। फिर से रिडक्शन करना है, फिर से H2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपको याद रखना होगा कि अगर एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का रिडक्शन अल्केन देगा। तो आप वन लाइन नोट कर सकते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen is called addition of hydrogen is called reduction। क्लियर है? अब से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे दे और रिडक्शन करना है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट ये बता देता हूँ, आंसर क्या होगा, बाद में हम इसका डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से अगर CH डबल बॉन्ड CHR है, इसका रिडक्शन करना है। कुछ मत करें आप, जस्ट H2 ऐड करें। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C पे H2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2R। मीन्स अल्कीन का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन होगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका रिडक्शन करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप में आप H2 ऐड करें, तो यहाँ पे H2 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHR।
अल्कीन का फिर से रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको पता है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2R, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई अल्काइल हेलाइड ले लूं, थर्ड RX का रिडक्शन करना है, H2 ऐड करना है, मीन्स H ऐड करो और ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। मीन्स अल्काइल हेलाइड भी क्या देगा, करिस्पॉन्डिंग अल्केन देगा। थर्ड के बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फोर्थ RCH डबल बॉन्ड हो, इसका रिडक्शन करना है। कुछ मत करिए, आप जस्ट H2 का एडिशन करिए। H2 अगर आप ऐड करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H ऐड करके बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो हो जाएगा RCH2OH, राइट। अल्कोहल का फिर से अगर आप रिडक्शन करेंगे तो ये RCH3 मिलेगा, लेकिन फिर से अल्कोहल को रिड्यूस करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। मीन्स कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल को रिड्यूस कर पाते हैं अल्केन में, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट है वो अल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल तक ही कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक। तो जनरल हम लिख सकते हैं कि अल्डिहाइड अल्कोहल तक आके स्टॉप हो जाता है। फिफ्थ एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OR, कहां तक रिएक्शन होगा, जस्ट H2 ऐड करें, तो अगर आप H2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा RCHROH। अल्कोहल तक ही रखें, अल्कोहल का रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि सिर्फ एक या दो ही हैं। बाकी जितने भी हम स्टडी करने वाले हैं कीटोन को वो अल्कोहल तक ही रिड्यूस कर पाएंगे। फिफ्थ के बाद सिक्स चलिए, RCOOH, आप इसका रिएक्शन कर सकते हो। HH तो RCHO आएगा, RCHO का रिएक्शन कहां तक जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल तक ले जाओ यार, RCH2OH, क्लियर है। अल्कोहल को रिड्यूस करना फिर से रिलेटिवली डिफिकल्ट है, हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। सिक्स के बाद चलिए सेवेंथ एग्जांपल, RCOOX असाइल हैलाइड, फिर से H2 ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे RCHOH, फिर से ये बाहर जाएगा, मैं फाइनली ये भी कन्वर्ट होता है RCH2OH में। एट RCOOR, फिर से आप H2 ऐड करें, RCHOROH, मतलब मैं इसको R लिख देता हूँ, RCHOR-OH, RCHO का फिर से रिडक्शन कहां तक जाएगा, अल्डिहाइड तक जाएगा, सॉरी अल्कोहल तक जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा RCH2OH प्लस R-OH, क्लियर है। चलिए नाइन्थ एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करना है। ये एस्टर था तो एस्टर का आपने रिडक्शन किया करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, ये भी साइक्लिक एस्टर है, कुछ भी टेंशन लेना है, बस यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक करिए, H2H2 ये OH हो जाएगा, ये यहाँ से अटैच जाएगा, मीन्स ये OH सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये CHO है, CHO किस में जाएगा, CH2OH में, मीन्स ये बन जाएगा CH2OH, राइट। नाइन्थ के बाद चलिए टेंथ एग्जांपल, RCOO सिंगल बॉन्ड O COOR-, इसका रिडक्शन प्रोडक्ट लिखना है। फिर से ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड का रिडक्शन करना है। कुछ मत करिए, जस्ट आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया HH, तो ये किसमें जाएगा, RCHO, RCHO का रिडक्शन होके क्या बनने वाला है, RCH2OH में कन्वर्ट होगा, राइट। ये किसमें जाएगा, R-COOH, R-COOH भी किसमें कन्वर्ट होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल R-CH2OH में कन्वर्ट होगा, मीन्स दो यहाँ पे अल्कोहल मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे साइक्लिक
एनहाइड्राइड है, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट हाइड्रोजन का सप्लाई करना है। ये ब्रेक करोगे H तो ये CHO में जाएगा, CHO करस्पॉन्डिंग CH2OH में जाएगा, इनसे हो जाएगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, CH2OH। ये भी COOH करस्पॉन्डिंग CH2OH में कन्वर्ट होगा। चलिए फिर इसके बाद 11th के बाद चलिए 12th, अगर आपको दे दे R C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी कुछ मत करें, जस्ट आप H2 सप्लाई करेंगे, तो अगर H2 सप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, RCH2 NH2 में। H सप्लाई करना था आपको। 12th के बाद चलिए 13th, RNC N प्लस C माइनस होता है, RNC का अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा RNHCH3 में। सिमिलरली 13th के बाद चलिए 14th, RNO2 का रिएक्शन करेंगे, फिर से N डबल बॉन्ड हुआ है, H सप्लाई करिए तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, RNH2 में। 15th, RCONH2, अगर आप RCONH2 का रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा RCH2NH2 में। ठीक, ये 15th आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ कैसे, चलिए मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें अगर आप H2 ऐड करेंगे तो ये H ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया RCHOH NH2। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या होगा, CH पे OH है और NH2 है, आपको पता है दोनों में के पास लोन पेयर है, इनमें से गुड लिविंग ग्रुप OH माइनस है, राइट। OH माइनस सिंस गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से OH माइनस बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर से आप इस पे H2 सप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मतलब आपको याद रखना है कि RCONH2 है तो यहाँ से C डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, RCH2NH2 हो जाता है। फिफ्टींथ प्लसली 16th, RCOONHCH3। फिर से ये अमाइड है तो अमाइड का फिर से रिडक्शन करना है तो ये अमाइन में ही जाएगा, कुछ मत करें आप। फिर से सेम RCH2, ये C डबल बॉन्ड O सिंस NH से अटैच है मींस अमाइड है तो याद रखें ये करस्पॉन्डिंग अमाइन में जाएगा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O गायब कर दिया, RCH2NHCH3 बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 17th, RCOON मिथाइल मिथाइल, इसका रिडक्शन किया तो ये फिर किस में कन्वर्ट होगा, RCH2N मिथाइल एंड मिथाइल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिए अमाइड का जब भी रिडक्शन होगा तो ये अमाइन में जाएगा। नेक्स्ट 18th, COONH, इसका रिडक्शन करना है, ये भी साइक्लिक अमाइड है तो अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो ये अमाइन में जाएगा, कुछ मत करिए, जस्ट इस डबल बॉन्ड O को गायब करिए, मीन्स हो जाएगा CH2NH 5 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट अगर 18 के बाद अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट्स से आपके पास है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH, इसका अगर रिडक्शन करना है फिर से इसमें आपको H2 सप्लाई करना है, H सिंगल बॉन्ड H सप्लाई करिए, इसको ब्रेक करिए, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2, राइट। और फिर से CH डबल बॉन्ड NH नहीं जाएगा, N सिंगल बॉन्ड OH है, तो अगर मैं H2 सप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH,
नीचे जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, फिर से H2 का सप्लाई करें आप, तो क्या हो जाएगा आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड NH2। मीन्स मैं कुछ नहीं किया, जस्ट H2HH सप्लाई करके बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो हो जाएगा RCH2NH2। तो नोट कर लीजिए ना। एक और है 20, अगर ऐसा साइक्लिक दे दे, साइक्लिक ईथर है, इसका रिडक्शन करना है, फिर से आपको H2 ही सप्लाई करना है, जस्ट किसी भी बॉन्ड को H सिंगल बॉन्ड H ब्रेक कर दें आप रिंग को, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है रिडक्शन का प्रोडक्ट लिखने के लिए। अब हमें पढ़ना ये है डिटेल में कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर ये इनमें कन्वर्ट होंगे, राइट। तो आपको लर्न ऐसे करना है कि ध्यान रखें, अगर कंपाउंड में जैसे आप एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 देखेंगे, तो 1 बेसिकली अल्कीन था, एग्जांपल नंबर 2 अल्काइन था, एंड एग्जांपल नंबर 3 बेसिकली अल्काइल हैलाइड था, राइट। तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में ना ही ऑक्सीजन थे ना ही नाइट्रोजन थे, तो अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट होगा, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट 4 से लेके अगर आप 11 तक के एग्जांपल में देखेंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये याद रखें। अगर नाइट्रोजन आ गया, जैसे 12 में देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर नाइट्रोजन है, ठीक, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप करस्पॉन्डिंग अमाइंस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप convert into amine। third point, neither oxygen nor nitrogen containing group convert into alkane। चलिए अब आगे आने से पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बता दूं आपको, एक टर्म है छोटा सा, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक। चलिए देखते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, बेंजीन है, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस पे हाइड्रोजन निकेल आपने सप्लाई किया, और मान लीजिए ऑक्सीजन CH2Cl है, इसने MgTHF सप्लाई किया। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 आप कर सकते हैं MgTHF, RX पे MgTHF क्या होगा, RMgX होता है, तो रिएक्शन नंबर 2 तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन CH2 माइनस MgCl प्लस, यही प्रोडक्ट होगा, राइट। रिएक्शन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो आप हाइड्रोजनेशन हो रहा है, या बेंजीन भी है और ये अल्कीन भी है, राइट। आपको पता है ये आप पढ़ेंगे बाद में कि अल्कीन का रिडक्शन, सॉरी अल्कीन का हाइड्रोजनेशन रिलेटिवली इजी होता है, बेंजीन एरोमेटिक होने के कारण लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होगा मीन्स इस पे हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन
सिर्फ और सिर्फ CH डबल बॉन्ड CH2 पे ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन CH2CH3। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो ये बेंजीन दिख रहा है और ये अल्कीन है, दो फंक्शनल ग्रुप है और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पे हो रहा है। यहाँ भी सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पे हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो और रिएक्शन सेलेक्टिवली वन फंक्शनल ग्रुप पे हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। राइट, चलिए एक लाइन नोट कर लीजिए इसमें। देखिए कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, if more than one functional group is present, if more than one functional group is present and some functional group react and some functional group react and some functional group does not react, some functional group react and some functional group does not react, then reaction is called chemoselective reaction. Then reaction is called chemoselective reaction. आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अपन अब रिडक्शन में, अब हमने प्रोडक्ट लिखते कैसे तो हमने सीख लिया है, अब चलिए वन बाय वन करके मैकेनिज्म से आते हैं। रिडक्शन में पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो ये रिएक्शन बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेम से समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा और लेट्स से कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा हमें, लेट्स से आप निकेल या प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ये मेटल है, ये आप एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे, प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। रिडक्शन है तो इसका रिडक्शन क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो बेसिकली इस रिएक्शन को समझने के लिए आप ऐसे माने, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, तो ये मेटल सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है। मीन्स हुआ क्या, जैसे मान लीजिए निकेल है, लेट्स से ये निकेल का प्लेट है, राइट। तो ये इस निकेल के प्लेट पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे पहले। तो निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, H2 अटैच हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली अल्कीन सप्लाई करना है। इसी मेटल के सरफेस पे पहले तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, फिर आप अल्कीन सप्लाई करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस सरफेस पे। तो अल्कीन और हाइड्रोजन दोनों ही पहले एब्जॉर्ब होंगे, फिर बाद में ये जब बाहर आएगा तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के फॉर्म में बाहर आता है और ये मेटल एज इट इज रहेगा। मीन्स इस मेटल का वर्क सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करना है और कुछ नहीं करेगा, इसलिए इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। मीन्स अगर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं, कुछ नहीं होता, कैसा है कि मान लीजिए आपके पास कोई निकेल सरफेस है, निकेल या फिर कोई भी प्लैटिनम या पैलेडियम आप कोई भी ले सकते हैं। इस पे पहला स्टेप होता है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, ए बी नहीं है, ए डी है, ठीक, ये एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, मतलब एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन, और ये है एडजॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है कोई भी चीज अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सरफेस है और आपने लिप्सिस पे वाटर डाल दिया और वाटर लिप्सिस थ्रू आउट द सरफेस, मीन्स अंदर तक भी अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब किया।
एडजॉर्प्शन क्या होता है कि आपने कोई इस पे मटेरियल डाला और ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ, अंदर नहीं गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन मीन्स थ्रू आउट द मटेरियल एब्जॉर्ब होगा। ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निकल सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा, मीन्स निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है। आप ऐसे माने कि निकल है और H सिंगल बॉन्ड H आ रहा है, आएगा, इस पे ये एडजॉर्ब हो जाएगा। अब क्या होगा कि निकल के सरफेस पे जैसे ही H2 एडजॉर्ब होगा, मीन्स पहले ये बॉन्ड नहीं था, आप इमेजिन करो कि ये H और H निकल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, जैसे ही ये इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, स्टार्टिंग में H सिंगल बॉन्ड H था, जैसे ही ये इससे एब्जॉर्ब होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, H एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके H और निकल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ भी निकल से H एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में अब हाइड्रोजन तो एब्जॉर्ब हो चुका है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुका है, राइट, हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे अटैच हो चुका है। अब अल्कीन का एड्जॉर्प्शन होगा, मीन्स सेकेंड स्टेप इज एड्जॉर्प्शन ऑफ अल्कीन। तो ये एड्जॉर्प्शन ऑफ अल्कीन मीन्स इमेजिन करिए क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, H2CH2 ये है। अब ये भी इस मेटल के सरफेस पे अटैच होगा, तो अब ये भी मेटल के सरफेस पे अटैच होगा, तो अब इमेजिन करिए क्या होने वाला है, यहाँ पे H और H ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं, अब ये भी अल्कीन भी इस मेटल के सरफेस पे अटैच होगा। अब ये जो C डबल बॉन्ड C था, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन निकल के साथ अटैच हो जाएगा, ये भी कार्बन निकल के साथ अटैच हो जाएगा। इट मीन्स ये C सिंगल बॉन्ड C H2 और ये कार्बन निकल के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स ऑल इन ऑल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये टोटल मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएंगे, मीन्स एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। ठीक, चलिए मैं लास्ट लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होगा, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, और स्टेप 3 यहाँ पे H CH2 अब इसका डिसऑर्प्शन होगा। डिसऑर्प्शन मीन्स अब मेटल सरफेस से सब कुछ बाहर जाएंगे। अब ये सब कुछ जब बाहर जाएंगे, इमेजिन करो ये सब बॉन्ड जो भी अट्रैक्शन था ये ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन से 3 बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स मेटल रहेगा, और यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पहले था, एक हाइड्रोजन इसके फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये आया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2 बन के, बाहर जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन के। ठीक, अब देख सकते हैं जो मेटल है सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और कोई काम नहीं है, राइट। चलिए ये इसका एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म का काम वैसे सिर्फ बोर्ड के लिए है और कोई पर्पस है नहीं। ठीक, तो इसमें कुछ नोट में पॉइंट लिख लीजिए आप। देखिए इसमें कि नोट में फर्स्ट पॉइंट जब मेरे को याद रखना है, देखिए इन दिस रिएक्शन, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन मेटल इज बिहेविंग एज कैटलिस्ट। इन दिस रिएक्शन metal is behaving as catalyst. Point number 2, metal क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ मेटल इंक्रीजेज, surface area of metal increases, rate of reaction
इंक्रीजेस। पॉइंट नंबर 3 हमने जीओसी में पढ़ा था, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, याद होगा। पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, it is an exothermic reaction. Point number 4, फोर्थ पॉइंट ये ध्यान में रखें आप, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में 2 फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तभी आएगा जब रिएक्शन में कोई चार्ज हो, यहाँ पे चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर आएगा। इट मीन्स अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सबस्ट्रेट में इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। आप पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to rate of hydrogenation is inversely proportional to steric hindrance in substrate. पॉइंट नंबर 5, देखो निकेल तो ठीक है, अगर आप रेनी निकेल यूज करोगे, देखिए पॉइंट नंबर 5 कि इफ रेनी RANEY, if Raney nickel is used, then reaction is known as Sabatier-Sanderson reaction. If Raney nickel is used, then reaction is known as Sabatier-Sanderson reaction. Just name है। अब रेनी निकेल और निकेल में क्या फर्क है, निकेल जस्ट मेटालिक फॉर्म में होता है, रेनी निकेल जस्ट पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक, अगर पाउडर फॉर्म में, आपको पता होगा कि अगर कोई मान लीजिए मेटल है, अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में लाऊं, एकदम पाउडर कर दूं, एक एक ऐसे पाउडर बना दूं इसका, ठीक, तो पाउडर फॉर्म बनाने से मेटल का इसका सरफेस एरिया आप देखेंगे इंक्रीज हो जाएगा। इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए अगर लेट्स से ये है, ये 1 मेटल है, ठीक, इसका सरफेस एरिया सिर्फ आउटर सरफेस है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो सरफेस एरिया ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। मैं जितना स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड करते जाऊं सरफेस एरिया इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो चलिए एक लाइन रेनी निकेल के बारे में लिख लेते हैं। रेनी निकेल बनाते कैसे हैं, तो इसमें जस्ट एक लाइन लिख लो, रेनी निकेल लिखिए कि इट इज एन alloy of nickel and aluminum. It is an alloy of nickel and aluminum which is passed through NaOH solution. इससे होता क्या है कि जो निकेल मिलता है वो निकेल पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि निकेल इज, ब्रैकेट में लिख लीजिए, निकेल इज obtained in पाउडर फॉर्म। अगर पाउडर फॉर्म में मिलेगा फिर बहुत अच्छी बात है यार, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिससे एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट
फिर बस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक चीज ध्यान रखें कि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, राइट। से देखते हैं फर्स्ट में, अब देख रहे होंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए फर्स्ट में आंसर होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सेकंड में अगर देखा जाए, ए के पास भी यार 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, डी के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 4 मिथाइल ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा तो डी में दिख रहा है यार, तो इतना तो क्लियर है कि डी का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, इतना तो सबको क्लियर होगा, डी का रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब बात करते हैं ए बी सी में। ए में 2 मिथाइल, बी में भी 2 मिथाइल है, सी में भी 2 मिथाइल है, स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हो गया। अब अगर देखा जाए स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हो गया, फिर कैसे रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे। फिर आपको पता है कि ए बी सी में स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल शायद आपको याद होगा सी मोस्ट स्टेबल होता है, राइट। सी मोस्ट स्टेबल है, फिर ए है, फिर बी है, क्लियर है। मींस एबीसी में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर बी है। ध्यान रखिए ये सारे रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट में सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बी होगा, बी के बाद ए के बाद सी, फिर नंबर आएगा डी का। ध्यान रखिए अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन का रेट कम होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इंटरमीडिएट अगर मोर स्टेबल बन रहा है तब रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखा जाए ये तो बहुत ही सिंपल है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, मींस यहाँ पे सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये भी सिंपल है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मींस बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। फिफ्थ में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिख रहा है तो बी ग्रेटर देन ए। सिक्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए ए ग्रेटर देन बी। सेवेंथ देखा जाए, सेवेंथ भी बहुत सिंपल है, ए के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए सेवेंथ का ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। एट्थ में देखा जाए अल्कीन है, अल्काइन है, ऑफ कोर्स अल्काइन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा इसलिए ए का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बी से। नाइन्थ में देखा जाए, नाइन्थ प्रॉब्लम बेसिकली ये था H2D2 T2 का मतलब, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी पे H2 का एडिशन करना है, D2 का एडिशन करना है, T2 का एडिशन करना है, किसमें रेट सबसे ज्यादा होगा, राइट। आपको पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास। ये होता है, मींस इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, T2 का होगा, सबसे वीक बॉन्ड H2 का होगा। तो जो बॉन्ड सबसे वीक है वो इजीली ब्रेक होके इस पे अटैच हो सकते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिवर्स में था, मतलब यहाँ पे मैं अल्कीन में रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहा था, यहाँ पे मानना था आपको कि अल्कीन लेस से सेम है, H2 ऐड करना है, D2 ऐड करना है, T2 ऐड करना है, तो जो सबसे वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द रिएक्शन। आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन निकेल 1 इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखें 1 इक्विवेलेंट मतलब जस्ट ये 1 मोल हाइड्रोजन है, तो कहीं एक ही जगह पे ऐड होगा,
ठीक, अगर ये एक्सेस में कुछ नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है जस्ट 1 इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही जगह पे आपको ऐड करना है। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट ही है। चलिए इनका आंसर देखते हैं। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन निकल है तो कहाँ पे अटैक करेगा? ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, राइट? तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहीं पर अटैक करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड का अगर आंसर देखा है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ आंसर। ठीक, ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स ये बॉन्ड हट जाएगा, राइट? थर्ड भी देखा जाए तो H2 कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। फोर्थ, चलिए फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मैंने आपको बताया यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, साइक्लोप्रोपेन में ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन इट इज हाईली अनस्टेबल। इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये किसी के साथ भी रिएक्शन दे देता है, रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे H2, यहाँ पे जस्ट ऐसे आप कहीं भी H ऐड करके बॉन्ड को ब्रेक कर दें, इनसे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। लेकिन फिर से ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर रिंग में होता है, 4 5 6 में कहीं नहीं होगा। 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, इनमें एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो H2 के साथ रिएक्ट कर जाए। इसका ध्यान रखेंगे आप। 6 के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिस पोजीशन है, ये ट्रांस पोजीशन है। सिस एंड ट्रांस देखेंगे दोनों की प्लेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस सेम ही है, यहाँ भी 2 मिथाइल है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हो गया, अब मैं देखूंगा स्टेबिलिटी। आपको शायद पता होगा साइक्लिक अल्कीन में क्या होता है, ये 10 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या होगा, 10 मेंबर रिंग
है ये, सिस मोर स्टेबल होगा या ट्रांस मोर स्टेबल होगा 10 मेंबर्ड रिंग में, मींस अप टू 11 मेंबर तक सिस मोर स्टेबल देन ट्रांस होता है। ठीक, तो सिंस सिस मोर स्टेबल है, ट्रांस लेस स्टेबल है, ट्रांस लेस स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन किस पे होगा, ट्रांस पे होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन मीन्स लेस स्टेबल है, ट्रांस इसलिए मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ ट्रांस पे रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये देखा जाए ये कितना मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर्ड में ट्रांस मोर स्टेबल हो जाता है। 12 मेंबर्ड ऑनवर्ड ट्रांस मोर स्टेबल, 12 मेंबर्ड ऑनवर्ड ट्रांस मोर स्टेबल हो जाता है। मैंने आपको ये रूल बताया था वहां पे आइसोमेरिज्म में, रूल ये था कि 8 से पहले मतलब 7 तक ट्रांस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको अगर याद होगा तो लेस देन 8 नो ट्रांस, सिर्फ सिस फॉर्म में ही रहेगा अल्कीन, राइट। 8 से लेके 11 तक आप बोल सकते हो ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस होता है। ठीक, 11 पे ऑलमोस्ट टाई होता है सिस ट्रांस का, लेकिन 12 ऑनवर्ड ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस होता है। ये रूल होता है साइक्लोअल्कीन के लिए। ठीक, तो अगर 12 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोअल्कीन है, तो इसमें ट्रांस मोर स्टेबल होगा सिस से। तो ये ट्रांस मोर स्टेबल है, ये सिस लेस स्टेबल है। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है, जो लेस स्टेबल होगा मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए आपको रिएक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ये हो जाएगा। 8 में देखा जाए ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, किस पे रिएक्शन होगा, अल्काइन पे। तो 1 अल्काइन हटा दो यार, जस्ट 1 इक्विवेलेंट है तो एक ही बॉन्ड हटेगा, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो नेक्स्ट आता है अब देखिए आपको हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करना होगा, साथ में कैटलिस्ट ऐड करना होता है, राइट। ये जो कैटलिस्ट आप यूज करते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया निकेल का, प्लैटिनम का, पैलेडियम का, तो वैसे अगर देखा जाए तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। तो लिखिए इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ catalyst used. First is homogeneous catalyst. There are 2 types of catalyst used. First is homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst में आपको एक चीज याद रखना है, रोडियम PPH3 होल थ्राइस क्लोरीन, इसको बोलते हैं बेसिकली विल्किंसन्स कैटलिस्ट। ठीक, इसका अगर यूपीएससी नेम देखा जाए तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा ट्रिस ट्राइफिनाइल। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड है, रोडियम क्लोराइड। ये बेसिकली ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो मैंने यूज किया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये 3 टाइम्स है तो ये ट्रिस हो गया, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। तो अगर आपको हाइड्रोजन के साथ ये विल्किंसन्स कैटलिस्ट दिया हो, इसका मतलब है ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है। इसका फंक्शन क्या है आप एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए इसमें नोट में फर्स्ट पॉइंट कि it is highly selective reducing agent, it is highly selective
हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। हाईली सिलेक्टिव का मतलब है ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के साथ को ही ये रिड्यूस करेगा, सबको रिड्यूस नहीं करता है। तो कौन कौन से ग्रुप को रिड्यूस करेगा ये भी लिख लेते हैं। इट इज हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से लिखिए कि इट कैन रिड्यूस C double bond C and C triple bond C. It can reduce C double bond C and C triple bond C, but does not interfere other groups like CHO, NO2, CN, COOH and so on। मतलब अगर ये ग्रुप रहेंगे तो इनको ये रिड्यूस नहीं करेगा, कुछ भी इनको इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसी में। फिर से ये एडिशन तो हो ही रहा है हाइड्रोजन का, तो याद रखिए ये सिन एडिशन होता है, हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज सिन एडिशन। इट इज सिन एडिशन। पॉइंट नंबर 3 लिखिए इट गिव फर्स्ट स्टेप रिडक्शन। इट गिव फर्स्ट स्टेप रिडक्शन। ये 3 पॉइंट आपको विल्किंसन कैटलिस्ट में याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ये हाईली सिलेक्टिव है। हाईली सिलेक्टिव मींस C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को ही रिड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 2 तो कॉमन है, सिन एडिशन है। पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट स्टेप रिडक्शन देता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए आपको एग्जांपल लेते हैं मिथाइल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इथाइल और हाइड्रोजन, इसके साथ विल्किंसन कैटलिस्ट RHPPH3 होल थ्राइस Cl दे दे। आप रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन रोडियम PPH3 होल थ्राइस Cl। अब देखिए फर्स्ट तो आप दिख रहा है अल्कीन को ये विल्किंसन कैटलिस्ट इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक आपको प्रोडक्ट तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, डायरेक्टली अल्कीन बना दो। सेकेंड में मैंने क्या बोला था कि इट गिव फर्स्ट स्टेप रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप रिडक्शन का मतलब है अल्काइन अगर फर्स्ट स्टेप रिडक्शन में जाएगा, अब जस्ट 1H2 आप ऐड करोगे, किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कीन में। अल्कीन का जब फर्दर रिडक्शन होगा तब ये अल्केन देगा। तो अगर अल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन होगा तो अल्केन देगा, लेकिन अल्काइन का फर्स्ट स्टेप रिडक्शन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक जाएगा, अल्कीन तक जाएगा। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में सिर्फ फर्स्ट स्टेप रिडक्शन होगा। ये क्या देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मतलब है फर्स्ट स्टेप रिडक्शन का। मानिए थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। फिर से आपको रिडक्शन करना है। सेम रीजन रिडक्शन करना है। जब आपने रिएक्शन कर लिया होगा, फिर यहाँ पे सिंस विल्किंसन कैटलिस्ट है तो ये C डबल बॉन्ड C को सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा और NO2 ग्रुप को इंटरफियर नहीं करेगा। मीन्स ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NO2। ये होता है। यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, CHO को रिड्यूस नहीं करेगा। मीन्स ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपका आंसर होगा। तो ये था होमोजेनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट आते हैं
सेकेंड, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं सबको पता है, वो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन के साथ, आप निकेल ले लो या फिर प्लैटिनम ले लो या फिर पैलेडियम ले लो, निकेल के साथ हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल है, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, राइट। इनके बारे में तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, राइट। बस एक लाइन इसमें लिख लीजिए कि ये भी सिन एडिशन होता है, लिख लीजिए एक लाइन कि इट इज सिन एडिशन। अब इस सिन एडिशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप यहां समझें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C और मान लो ड्यूटेरियम है, डबल बॉन्ड C, CH3 ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन निकेल। आपको ये ट्राई करना है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मिथाइल C मिथाइल, मिथाइल इथाइल, हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे, फिर से आपको मैंने एडिशन में बताया था कैट और कार, याद है, सिस पे एंटी एडिशन ट्रियो, सिस पे एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, ये आपको याद है, राइट। अब ये मान लो ये मिथाइल और मिथाइल के रिस्पेक्ट में सिस अल्किन दिया, मैं यहाँ पे सिस अल्किन दिया है, तो अगर सिस अल्किन दिया है तो ये एडिशन एंटी है या फिर सिन है, सिन एडिशन है। हाइड्रोजन निकेल मैंने लिखवाया था इट इज सिन एडिशन, तो सिस पे सिन, सिस पे एंटी थ्रियो, तो सिस पे सिन क्या हो जाएगा, एरिथ्रो हो जाएगा। एरिथ्रो मतलब क्या होगा, सेम साइड या अपोजिट साइड, इसके लिए मैंने आपको बताया थ्रियो अपोजिट और एरिथ्रो सेम होता है, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम, मतलब एरिथ्रो मीन सेम साइड ऐड होगा। लिखते कैसे हैं, अब मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन ऐड होगा ये सेम साइड से ऐड होगा। मतलब अगर मैं ऐसे फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं मिथाइल और मिथाइल के रिस्पेक्ट में, एक चीज ध्यान रखना, मैंने मिथाइल और मिथाइल के रिस्पेक्ट में सिस बोला है तो मिथाइल और मिथाइल को ऊपर नीचे रख दो। अभी जो हाइड्रोजन ऐड होना है सिस पे सिन एरिथ्रो, एरिथ्रो मीन सेम साइड से ऐड होंगे, तो सेम साइड मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड रख दो, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ये हो गया, राइट। आपको पता है इसमें इसका मिरर इमेज नहीं लिखना है क्योंकि ये मीजो है, तो यहाँ पे सिर्फ वन प्रोडक्ट मिलेगा। सेम चीज आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, सेकेंड में देखो, आप चाहो तो इथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में इसको ट्रांस मान लो, राइट, इथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में ट्रांस मान लिया, ठीक। ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन पे सिन एडिशन, सिस पे सिन एरिथ्रो, तो ट्रांस पे सिन क्या हो जाएगा, थ्रियो हो जाएगा। ट्रांस अल्कीन पे सिन एडिशन थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट साइड से ऐड होगा। ध्यान रखना एक बार, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने इथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में ट्रांस बोला है, सिर्फ की पॉइंट है ये, इथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में ट्रांस बोला है। आप ऐसे फिशर ड्रॉ करो, इथाइल और इथाइल को ऊपर नीचे लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में आप ट्रांस बोल रहे हो उनको ऊपर नीचे लिख दो, ठीक। अभी इथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में ट्रांस बोला, इनको ऊपर नीचे लिख दिया। ट्रांस पे सिन थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट, मीन्स इन पे जो हाइड्रोजन ऐड करना है ये अपोजिट ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, रिमेनिंग क्या होगा, मिथाइल एंड मिथाइल, लिख सकते हैं अपन, क्लियर इतना। बिल्कुल, इसमें ऑफकोर्स इसका सिस पे एंटी रेसमिक, तो ट्रांस पे सिन, अगर सिस पे एंटी रेसमिक है तो ट्रांस पे एंटी मेजो होगा, ट्रांस पे सिन रेसमिक होगा। ऑफकोर्स इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा। वैसे भी या फिर आप चाहो तो इसी में देख लो, ये प्रोडक्ट में टायरल है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है तो इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा, दो होगा। तो ये तो आप हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में प्रॉब्लम कर सकते हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में,
जैसे होमोजेनियस कैटलिस्ट में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि होमोजेनियस कैटलिस्ट हाईली सेलेक्टिव है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट था वहां पे सिन एडिशन है। थर्ड पॉइंट था वहां पे फर्स्ट स्टेप रिडक्शन देता है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि हाइड्रोजन एंड निकेल कैन रिड्यूस इजीली। ये कौन कौन से ग्रुप को इजीली रिड्यूस कर सकता है? कैन रिड्यूस इजीली एसिड हैलाइड, कैन रिड्यूस इजीली एसिड हैलाइड, अल्काइन, अल्कीन, अल्डिहाइड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर, अल्काइन को रिड्यूस कर सकते हैं। CH2R, sorry, CH double bond CH. It can reduce acid halide, alkyne, alkene, aldehyde, ketone, cyanide and nitro group. RCN and RNO2, इतने ग्रुप को ये इजीली रिड्यूस कर सकता है। कितने ग्रुप है ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रुप को ये बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकता है। और ये मैंने आपको जो ऑर्डर दिया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब सबसे इजीली एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, फिर अल्काइन को, फिर अल्कीन को, फिर अल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर साइनाइड को, फिर नाइट्रो ग्रुप को। इनको ये बहुत इजीली रिड्यूस करता है, ठीक। इसके बाद नंबर आएगा, इनको तो कुछ भी नहीं लिखा हो, जस्ट हाइड्रोजन निकेल लिखा हो तो आप इनको रिड्यूस कर दो। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। बेंजीन को रिड्यूस करना और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए टेम्परेचर 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब ये बेंजीन को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक। फिर RCOOH को रिड्यूस करना और डिफिकल्ट होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए। एस्टर को रिड्यूस करना और डिफिकल्ट है, ठीक। अमाइड को रिड्यूस करना सबसे डिफिकल्ट है, RCOONH2 को रिड्यूस करना डिफिकल्ट है। मतलब आप ये ध्यान रखें कि इनको, ये जो मैंने ऊपर वाले लिखे हैं, ये इजी टू रिड्यूस है या इजीली रिड्यूस्ड, और ये नीचे वाले जो मैंने लिखे हैं ये डिफिकल्ट टू रिड्यूस है। तो अगर आपको कुछ नहीं, हाइड्रोजन निकेल दिया है सिर्फ, तो ये सिर्फ ऊपर वाले रिड्यूस होंगे। हाइड्रोजन निकेल और साथ में वहां पे हीट लिखा हुआ है, ऐसे टेम्परेचर का साइन हो, हीट हो, तभी जाके ये सब रिड्यूस हो पाएंगे। अगर हीट नहीं लिखा है, सिर्फ हाइड्रोजन निकेल है, तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। ये लाइन ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम में अगर सिर्फ हाइड्रोजन निकेल है तो सिर्फ यही वाले रिड्यूस होंगे। हाइड्रोजन निकेल हीट दे दे तब ये नीचे वाले भी रिड्यूस हो सकते हैं, ये ध्यान आप थोड़ा ध्यान रखें। तो बाय डिफॉल्ट ये 7 है, 7 थोड़ा सा ध्यान रख लें आप। कौन कौन से हैं 7? पहला है एसिड हैलाइड, दूसरा है अल्काइन, तीसरा है अल्कीन, चौथा है अल्डिहाइड, पांचवा कौन सा है? कीटोन, फिर नेक्स्ट है साइनाइड एंड देन नाइट्रो। ये 7 आप याद रखें। चलिए इससे कुछ एग्जांपल करते हैं। CH3 CH2 CHO हाइड्रोजन एंड निकेल।
तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट में आपको एल्डिहाइड है, पता है रिड्यूस हो जाएगा, CH3 CH2 CH2H। प्रोडक्ट लिखना तो बहुत सिंपल है यार, बस आपको पता होना चाहिए कौन रिड्यूस हो सकता है बस। कीटोन है, कीटोन भी रिड्यूस हो जाता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जाएगा। एसिड हाइड्राइड भी रिड्यूस हो जाता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और C डबल OH है, हीट वेट कुछ नहीं है, तो कौन रिड्यूस होता है? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये एसिड रिड्यूस नहीं होगा, मीन्स ये बन जाएगा CH3 CH2 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 C डबल OH। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल है एक्सेस में है, ये मान रहा हूँ, तो ये एसिड हैलाइड भी रिड्यूस हो जाएगा और अल्कीन भी रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स ये मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH, ये बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन निकल वन इक्विवेलेंट है, आपको पता है अल्कीन एंड एसिड हैलाइड में एसिड हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है रिडक्शन में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। सिमिलरली अगर 6 में देखा जाए हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट है, कीटोन और अल्कीन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है? अल्कीन का, तो वन इक्विवेलेंट में अल्कीन रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स ये बनेगा डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन एज इट इज रहेगा, ये CH3 बन जाएगा। लेकिन एक्सेस में है तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, मीन्स सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट है, एल्डिहाइड और अल्कीन में आपको पता है अल्कीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। वन इक्विवेलेंट था इसलिए एल्डिहाइड यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। क्लियर इतना? तो ये था कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्लास में दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।